हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS। क्लास 12th कंप्यूटर साइंस ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें आज हम सैम्पल पेपर से स्टैक एंड क्यू टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस और डेटा फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपने मेरे वो वीडियोस देख लिए होंगे। अगर वो वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें आप ज़रूर देख लें ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में उससे फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टैक और क्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस को इस सैम्पल पेपर से। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इस सैम्पल पेपर में स्टैक एंड क्यू से जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो है सर्कुलर क्यू से रिलेटेड। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। राइट द डेफिनेशन ऑफ अ मेंबर फंक्शन INS player for a class CQ in C++ to add a player in statically allocated circular queue of players. Considering the following code is already written as a part of program. मतलब कि हमें एक स्टैटिकली एलोकेटेड सर्कुलर क्यू गिवन है जिसमें कुछ प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इंसर्ट है, ठीक है, और हमें एक नए प्लेयर की इंफॉर्मेशन उसमें इंसर्ट करनी है। प्लेयर की इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करने के लिए वी हैव अ स्ट्रक्चर और सर्कुलर क्यू के लिए वी हैव अ क्लास, जिसमें सर्कुलर क्यू के जो क्लास के डेटा मेंबर हैं फ्रंट और रियर, और एक एरे जिसमें हम उस क्यू को इंसर्ट करेंगे, के एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, और एक आपका सर्कुलर इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है जो उनको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है फ्रंट और रियर को, -1 दोनों को, ठीक है। 3 फंक्शन इसमें दिए हुए हैं क्लास में, इंसर्ट प्लेयर, डिलीट प्लेयर और शो प्लेयर। ये तीनों फंक्शन का अलग अलग वर्क है। इंसर्ट प्लेयर इन्फॉर्मेशन को ऐड करने में मदद कर रहा है, डिलीट प्लेयर किसी की इन्फॉर्मेशन को डिलीट करने में, और शो प्लेयर इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे एलोकेट हो रही है? स्टैटिकली एलोकेट हो रही है, दैट मीन्स एरे में, ठीक है। इस क्यू को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? एज एन एरे इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो इसको समझ लेते हैं। पहले इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम क्यू पे जाते हैं कि क्यू एक्चुअली क्या होता है। क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो किस टेक्निक पर काम करता है? फीफो टेक्निक पर काम करता है, दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक पर काम करता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि इसमें इंसर्शन और डिलीशन का जो प्लेस है वो अलग अलग है। इंसर्शन होता है इसमें रियर आपके लोकेशन से, और डिलीशन होता है इसका फ्रंट लोकेशन से। ओके, फ्रंट लोकेशन पे जो सबसे पहले आया होगा वो ही एलिमेंट होगा, तो वो सबसे पहले डिलीट होगा, और रियर लोकेशन पे सबसे लास्ट एलिमेंट जो हम इंसर्ट करेंगे वो कहाँ से इंसर्ट होगा? रियर लोकेशन पे। तो पहले तो हमें किसी भी क्यू, अगर सर्कुलर क्यू की बात करूँ तो उसमें हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? क्योंकि इंसर्ट करना है तो क्या ढूंढना पड़ेगा? रियर लोकेशन को ढूंढना पड़ेगा उसकी, कि रियर लोकेशन कहाँ पर होगी, ठीक है। अब उस रियर लोकेशन को ढूंढने के लिए हमें 3-4 क्या लगानी पड़ती हैं? कंडीशंस लगानी पड़ती हैं सर्कुलर क्यू में। ओके, वो कंडीशंस क्या क्या होती हैं तो मैं एक 1 by 1 उसको डिस्कस करते हैं। तो सपोज़ आपने एक क्यू ले लिया, इसको हम सर्कुलर क्यू ही अभी मान रहे हैं और एरे की तरह इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं एलिमेंट इसमें स्टोर कर देता हूँ 2, 3, 4, 5, 6। लोकेशन होगी इसकी 0, 1, 2, 3, 4। तो मैं मान लेता हूँ कि आपका जो फ्रंट लोकेशन है वो ये है अभी, और रियर लोकेशन है लास्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है फ्रंट 0 है और रियर क्या है? लास्ट का मतलब मैं अगर n इसका साइज़ होता है तो n-1 है, ठीक। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं? ये क्यू क्या है? कम्प्लीटली फुल है, तो नए एलिमेंट के लिए इसमें अब कोई जगह नहीं है। तो कंडीशन क्या बन जाएगी यहाँ पर? ओवरफ्लो वाली कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो ओवरफ्लो के लिए एक कंडीशन ये है कि जब फ्रंट इक्वल टू 0 होगा, रियर इक्वल टू n-1 होगा, तो उस केस में ओवरफ्लो आपका हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। दूसरा, अगर सपोज़ आपकी कंडीशन इस ढंग की है, क्यू की कंडीशन, इसमें एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, अब मैं बात करूं कि फ्रंट आपका ये है और रियर ये है, ठीक है। तो फ्रंट का मतलब फ्रंट है 1 और रियर है 0। दैट मीन मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1 अगर है, कहीं पर कंडीशन ऐसी बन रही है इस क्यू में कि फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1 है, तो उस केस में भी ये क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो, क्योंकि उसमें भी आप देख रहे हैं कि कम्प्लीटली क्या है? ये फिल है। तो 2 कंडीशन हमें ओवरफ्लो की मिल गई, ठीक है। तो अब जब हम इंसर्ट करेंगे कोई भी एलिमेंट के लिए प्रोग्राम बनाएंगे तो ये कंडीशन भी हमें उस फंक्शन के अंदर लगानी पड़ेगी कि ओवरफ्लो कब होगा उसमें, उस क्यू में, ठीक है। नेक्स्ट है
सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस आपकी जो क्यू हो सकती है वो इस ढंग की हो सकती है, एलिमेंट यहाँ से इसमें इंसर्ट हो सकते हैं, ठीक है, और ये 1 लोकेशन 2 3 4 5 और 0 लोकेशन इसकी क्या है, खाली है, ठीक है। और इसका मतलब फ्रंट क्या है, इसका फ्रंट है 1 और रियर क्या है इसका n-1, दैट मीन्स लास्ट, ठीक है। और अब एक नया एलिमेंट इसमें इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में सर्कुलर क्यू का फ़ायदा ये है कि अब जो रियर की पोजीशन होगी, अब हम रियर नेक्स्ट टाइम पर रियर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा वो रियर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ आ जाएगा, इस वाले लोकेशन पर आ जाएगा जो खाली लोकेशन पे है, ठीक है। तो सर्कुलर क्यू में ये होता है कि जो भी आपके क्यू के अंदर लोकेशंस हैं वो सारे लोकेशंस पे एलिमेंट फिट हो जाते हैं, जबकि अगर ये नॉर्मल क्यू होता, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि ये लोकेशन आपकी खाली रह जाती क्योंकि यहाँ ये इसको ओवरफ्लो वाली कंडीशन मिल जाती। लेकिन सर्कुलर क्यू में ऐसा नहीं होगा। अगर ये कंडीशन बनती है कि आपका फ्रंट स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं है उसका और रियर जो है n-1 है, तो हम फ्रंट को फिर से क्या कर देंगे 0 पे ले आएंगे, सॉरी रियर को क्या बना देंगे 0 इंडेक्स पे, रियर वाले एलिमेंट को स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो जो अभी नया लास्ट एलिमेंट स्टोर होगा वो यहाँ हुआ, तो ये एक कंडीशन इसमें नोट करनी पड़ेगी हमें फंक्शन के अंदर, ठीक है। एक कंडीशन ये भी आपकी हो सकती है कि आपका जो क्यू है, क्यू के अंदर एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं है फर्स्ट टाइम पे। जब फर्स्ट टाइम पे कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा तो फ्रंट भी क्या होगा आपका 0 होगा और रियर को भी हम क्या बना देंगे 0 बना देंगे, क्योंकि 0 लोकेशन पे ही वो क्या होगा, पहला एलिमेंट आपका इंसर्ट होगा। तो इसका ये कंडीशन भी हमें उसमें इंसर्ट फंक्शन के अंदर लिखनी पड़ेगी कि अगर फ्रंट इक्वल टू 0 है, अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है और रियर इक्वल टू -1 है, फ्रंट इक्वल टू -1 और रियर इक्वल टू -1 का मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फ्रंट को क्या कर दे 0 बना दे और रियर को भी 0 बना दे और 0 पे रियर 0 पे एलिमेंट को इंसर्ट कर दे। तो पहला एलिमेंट इंसर्ट इस ढंग से हो जाएगा, ये ब्लैंक अगर क्यू होगी तो फर्स्ट टाइम पे, फर्स्ट केस की बात है, ठीक है। ये कंडीशन भी हमें उसमें लगानी पड़ेगी। एक और कंडीशन इसमें लगेगी, वो हो गए, माना सपोज आपका जो क्यू है वो इस ढंग का है 2 4 6 और ये एलिमेंट इसमें अभी फ़िलहाल इंसर्ट हैं और अब नेक्स्ट एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट एलिमेंट में इसका मतलब रियर क्या है, इसका रियर क्या है 2 है। अब नेक्स्ट एलिमेंट आप इंसर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, रियर में प्लस प्लस करना पड़ेगा, रियर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 पे आप क्या कर देंगे, नया एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, रियर प्लस प्लस करना है, ठीक है। अब इन्हीं चारों कंडीशंस को आप उस फंक्शन के अंदर लिख देंगे और फाइनली फिर आपको क्या मिल जाएगा, एक रियर पोजीशन मिल जाएगी और उस रियर पे आप इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल की मदद से उसका PID और PName को क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे स्ट्रक्चर की वेरिएबल की मदद से, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर का, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है ना, तो हम इसको मान ले रहे हैं कि ये कि स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, पूरा एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है जो कंसिस्ट कर रहा है PID, प्लेयर का ID और प्लेयर का नेम। हर स्ट्रक्चर एक प्लेयर का ID और नेम कंसिस्ट कर रहा है, ओके। तो इन कंडीशंस को कैसे उसने लगा रखा है उसको देख लेते हैं क्वेश्चन में। आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैं बताना आपको चाह रहा था। नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं इसका। तो आंसर यही है कि अब आपने फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, फंक्शन इंसर्ट प्लेयर फंक्शन का यूज़ करना है और उसको क्लास के बाहर आप डिफाइन करेंगे तो आपका आ जाएगा वॉइड डेटा टाइप आ जाएगा, क्लास का नेम और स्पोकेशन ऑप्टर के साथ उस फंक्शन का नाम। तो पहला कंडीशन आपने लगा दी। मैंने आपको बताया था कि ओवरफ्लो किस किस कंडीशन में हो सकता है। ओवरफ्लो 2 कंडीशन में हो सकता है, इफ़ फ्रंट इक्वल टू 0, रियर इक्वल टू एंड रियर इक्वल टू साइड -1, अगर ये कंडीशन है एक, और साथ में अगर फ्रंट इक्वल टू रियर +1 है तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर दे आपके सामने, ओवरफ्लो लिखा हुआ आ जाए और आपका प्रोग्राम वहीं से रिटर्न हो जाए, कंट्रोलर रिटर्न हो जाए वापस कि आपका एलिमेंट नया इंसर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। एल्स इफ में सेकंड कंडीशन आपने लगा दी है, इफ़ रियर इक्वल टू -1, मैंने कहा था रियर अगर -1 है तो इसका मतलब अब रियर की वैल्यू नेक्स्ट टाइम पे क्या हो जाएगी, 0 पे पहुंच जाएगी, ठीक है, 0 इंडेक्स पे पहुंच जाएगी। और आपका रियर इक्वल टू -1 है, तो आपका इसका मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट अभी स्टोर नहीं है, तो फ्रंट भी इस केस में 0 हो जाएगा और रियर भी इस केस में 0 हो जाएगा, तो रियर के 0 में हम एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस है इफ़ रियर इक्वल टू साइज -1, साइज -1 का मतलब रियर क्या है, लास्ट इंडेक्स पे है, तो अब रियर को हम कहाँ पहुँचा देंगे, 0 इंडेक्स पे पहुँचा देंगे। नेक्स्ट केस में रियर आपका 0 इंडेक्स पे पहुँच जाएगा और इस 0 इंडेक्स पर अब आप नया एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। और इन तीनों केसेस के अलावा चौथा केस क्या है कि आपको सीधे सीधे रियर में क्या कर देना है, इंक्रीमेंट कर देना है। जो रियर चल रहा था, लास्ट रियर था, उसमें एक का इंक्रीमेंट कर देना है और उस रियर उस पोजीशन पर फिर एलिमेंट को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो जो भी आपकी कंडीशन इनमें से बनेगी उस कंडीशन में फिर आप क्या कर देंगे, प्लेयर ID इंटर करा देंगे और प्लेयर का नेम इंटर करा देंगे, ठीक है। प्लेयर ID को आपने इंटर कराया आपके वेरिएबल की मदद से AR rear.PID, रियर का मतलब इस लोकेशन पे
एरे के रियल लोकेशन पे PID को इंसर्ट कर दे। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे AR रियल लोकेशन हमने पहले फाइंड करी इन चारों कंडीशन में से, जहाँ पर भी रियल लोकेशन आई, और उसमें हमने PID को .PID से उसमें उसका प्लेयर का ID इंसर्ट कर दिया। सिमिलरली मैंने AR रियर पे P नेम भी इंसर्ट कर दिया, और नेम को इंसर्ट करने के लिए आपने गेट्स फंक्शन का यूज़ कर रखा है क्योंकि आप स्ट्रिंग इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम इस ढंग से आपका किसका बन रहा है, सर्कुलर क्यू का बन रहा है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, सर्कुलर क्यू भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। राइट अ फंक्शन इन C++ टू डिलीट अ नोड कंटेनिंग बुक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डायनेमिकली एलोकेटेड स्टैक ऑफ बुक्स इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, नोड की बात हो रही है, और इम्प्लीमेंटेशन किस में हो रहा है, स्टैक में, डायनेमिकली एलोकेटेड। वहाँ किसकी बात हो रही थी, स्टैटिकली एलोकेशन हो रहा था आपका सर्कुलर क्यू का, तो हमने एरे यूज़ किया। यहाँ पर डायनेमिकली एलोकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर लिंक लिस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं नोड क्या होता है। नोड बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन है, एक एरिया है, मेमोरी एरिया है, जो क्या कंसिस्ट करता है, 2 पार्ट को कंसिस्ट करता है। एक होता है डेटा पार्ट, ये इसका होता है डेटा पार्ट, पहला वाला डेटा पार्ट होता है, और ये होता है इसका लिंक पार्ट। ठीक है, डेटा पार्ट में जो भी उस इन्फॉर्मेशन हमें इंटर करनी होती है, सपोज इसकी बात करूं तो इसके डेटा पार्ट में आ जाएगा आपका B नंबर और B नेम। यहाँ पर B नंबर आ जाएगा, नेक्स्ट में B नेम आ जाएगा। ठीक है, B नेम दोनों डेटा पार्ट में आ गए, और नेक्स्ट, और ये जो आपका नेक्स्ट इसके बगल वाला लोकेशन है, ये नेक्स्ट आपके नोड के एड्रेस को होल्ड कर सकता है, तो ये कैपेबल है एड्रेस को होल्ड करने के लिए, लिंक पार्ट इसका। ठीक है, लिंक पार्ट का नाम अभी क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट है। ठीक है, इस पॉइंटर का नाम एक तरह से ये पॉइंटर है, मतलब। तो जो नोड है वो क्या कंसिस्ट करता है, वो डेटा को भी कंसिस्ट करता है और एक पॉइंटर को भी कंसिस्ट करता है। ठीक है, डेटा के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और पॉइंटर के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा, तो इस ढंग से नोड की डेफिनेशन बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने नोड की डेफिनेशन किससे बना रखी है, आपका स्ट्रक्चर से ये बनता है पूरा। ठीक है, तो हमने बात कर ली है। अब हमने इम्प्लीमेंट करना है किसमें, स्टैक में। तो स्टैक को समझ लीजिए पहले। तो स्टैक कैसा डेटा स्ट्रक्चर होता है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर जो वर्क करता है लीफो टेक्निक पे। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया है वही सबसे पहले, अगर आप इंसर्ट हुआ है एलिमेंट, वही सबसे पहले डिलीट भी होगा। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, टॉप मोस्ट पोजीशन, हम मान लेते हैं कि एक टॉप पोजीशन है, उस टॉप पोजीशन पे जो एलिमेंट है, उसी एलिमेंट को हम इंसर्ट भी टॉप पोजीशन से ही होगा, और डिलीशन भी कहाँ से होगा, टॉप पोजीशन से ही होगा। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट करना है, उसके लिए हमने क्या किया, एक पॉप फंक्शन बना दिया, क्योंकि इसमें इंसर्शन प्रोसेस को पुश बोलते हैं, और अगर डिलीट होना है तो उसको पॉप बोलते हैं, उस टेक्निक को, इसकी टर्मिनोलॉजी में, स्टैक की टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर हमने बना दिया है, स्ट्रक्चर आपको दिया गिवन है, उसका B नंबर और B नेम उसके एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट भी एक पॉइंटर है उसके अंदर डिफाइन किया है। ठीक, 2 आपके स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने बना दिए हैं, टेम्प और टॉप नाम के। ठीक है, स्ट्रिक टेम्प और स्ट्रिक टॉप्स की मदद से हमने क्या कर दिया, इसके बुक के क्या बन गए हैं, 2 पॉइंटर स्ट्रक्चर बन गए हैं, जो किसी नोड को क्या कर सकते हैं, नोड के एड्रेस को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेम्प और टॉप क्या है, ऐसे जो स्टार टेम्प मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि ये पूरा एक ऐसा पॉइंटर है जो किसी नोड को पॉइंट कर सकता है। ठीक है, मतलब कि नोड के पॉइंट एड्रेस को होल्ड कर सकता है। ऐसी टॉप भी एक क्या है, एक पॉइंटर है जो किसी नोड के एड्रेस को होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी कंडीशन में इस ढंग से बना लेता हूँ उसमें, कि मेरी जो कंडीशन है लिंक लिस्ट की, क्योंकि लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ, तो एक टॉप पॉइंटर है, सपोज टॉप एक पॉइंटर है। ठीक है, इससे लिंक है आपका फर्स्ट नोड का, और फर्स्ट नोड जो है लिंक है फिर सेकेंड नोड से। ठीक है, इस ढंग से आपके नोड क्या हैं, आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, इसके अंदर इसकी डेटा स्टोर है, पहले वाले बुक का इन्फॉर्मेशन स्टोर है, सपोज 1 और X Y Z। ठीक है, और इसके अंदर दूसरी बुक की इन्फॉर्मेशन है 2 और P Q R सपोज, और इसके अंदर 3, और इसके अंदर कुछ भी A B C सपोज कोई बुक की इन्फॉर्मेशन स्टोर है। इस वाले एड्रेस, इस लोकेशन पे इसके लिंक पार्ट में क्या होगा, इस नोड का अपना एक एड्रेस होगा। इसका एड्रेस है माना 1002, इसका एड्रेस है 1003 लेट, और इसका एड्रेस है 1001। ठीक है, तो इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें स्टोर होगा 1002, इस वाले लोकेशन पे क्या स्टोर होगा 1003, और टॉप लोकेशन पे क्या स्टोर होगा अभी 1001। ठीक है, टॉप ने क्या होल्ड कर रखा है 1001। तो इस ढंग से आपका क्या बन रहा है, पूरा का पूरा क्या बन रही है, एक लिंक लिस्ट बन रही है। इसको आप बढ़िया ढंग से अपनी नोटबुक में बना के देख लीजिए। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। फर्स्ट नोड ने होल्ड कर रखा है
आपका डिटेल और सेकंड नोड का एड्रेस, सेकंड वाले ने अपनी डिटेल होल्ड कर रखी है और थर्ड वाले का एड्रेस होल्ड कर रखा है यहाँ पर 1003, ठीक है। और जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो किसके अंदर स्टोर है, टॉप नोड के अंदर स्टोर, ठीक, क्लियर होगी बात। तो हम फिर से देख लेते हैं कि टॉप नोड के अंदर क्या स्टोर था हमारा। टॉप नोड के अंदर स्टोर था आपका फर्स्ट आपके नोड का एड्रेस, वो था 1000 मैंने माना था, ठीक है। लेट, क्लियर होगी बात। अब आपको क्या करना है, आपको डिलीट करना है फर्स्ट नोड को, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, टॉप से ही डिलीट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो करना क्या है, हम क्या करेंगे, हम अभी इस जो टॉप नोड का एड्रेस है, इस टॉप नोड के एड्रेस को किसी एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। टॉप नोड के एड्रेस को किसी टेम्परेरी एक वेरिएबल में मैंने ले लिया, टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। टेम्प नाम के वेरिएबल में मैं इसको क्या कर लूँगा, स्टोर कर लूँगा, टेम्प इक्वल टू 1000 मैंने स्टोर कर लिया। किसके अंदर, 1000 क्या है समझ में आ रहा है आपको, टॉप नोड का एड्रेस है जो टॉप वाले पॉइंटर ने होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो 1000 किसके अंदर स्टोर कर दिया मैंने, टेम्प के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस जो पहला नोड था इसके अंदर जो लिंक पार्ट था, इसमें किसका एड्रेस होल्ड था, 1001 होल्ड था। इसके अगले वाले का एड्रेस, इसके अगले वाले का एड्रेस कहाँ होल्ड है, यहाँ। तो अगर मैं इस एड्रेस को अब मैं टॉप के अंदर स्टोर कर दूँ या लिंक कर दूँ तो क्या हो जाएगा, टॉप अब किससे लिंक हो जाएगा, 1001 को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो मैंने स्टेटमेंट लिखना है, अगला स्टेटमेंट क्या लिखना है, एक तो मैंने टेम्प इक्वल टू टेम्प के अंदर आपने एक आपका फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड कर दिया, ठीक है। दूसरे केस में मैंने क्या करा, जो टॉप था, टॉप के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, टॉप के अंदर मैंने टॉप के नेक्स्ट पार्ट का एड्रेस होल्ड कर दिया। टॉप का नेक्स्ट पार्ट कौन सा था, ये, ठीक है। जो टॉप नोड था, टॉप नोड ऐसे बना था, ठीक है। टॉप नोड ये बना था, इसमें पहले बुक की इन्फॉर्मेशन थी और इसमें क्या था, इसमें नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर था, ठीक है। और इसका एड्रेस अभी फ़िलहाल के लिए स्टोर था टॉप के अंदर, टॉप के अंदर स्टोर था, ठीक है। इस वाले का एड्रेस 1001 था, ये किसके अंदर स्टोर था, आपका टॉप के अंदर स्टोर था। अब मैंने क्या करना है, टॉप के अंदर क्या होल्ड कर देना है, 1002 को होल्ड कराना है। तो उसके लिए मैंने स्टेटमेंट लिखा, टॉप इक्वल टू टॉप, इसके नेक्स्ट पार्ट को कैसे एक्सेस करूँगा, एरो ऑपरेटर से, टॉप एरो ऑपरेटर नेक्स्ट, ठीक है। तो इसकी मदद से क्या होगा कि अब टॉप के अंदर क्या आ चुका है, अब टॉप के अंदर आ गया है 1002। 1002 किसका मतलब, टॉप अब नेक्स्ट वाले नोड को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट नोड को अब पॉइंट कर रहा है टॉप, ओके। नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नोड आपका अब क्या हो गया, खाली हो गया। इसको आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इसको कौन पॉइंट कर रहा है, आप टेम्प पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमने ये कहाँ होल्ड करा दिया, अब टेम्प के अंदर होल्ड करा दिया है। तो अब टेम्प को आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपको लिखना है। तो बस सिंपल सा है कि पॉप फंक्शन आप बनाइए। पॉप फंक्शन के अंदर आपने एक टेम्परेरी वेरिएबल जो जिसके अंदर हम किसी नोड को होल्ड कराएंगे, उसके लिए आपने एक नया मेमोरी एलोकेट करा दी डायनेमिक टाइम पे। आपने लिखा टेम्प इक्वल टू न्यू बुक, टेम्प इक्वल टू न्यू बुक। इस लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं, इस लाइन का मतलब है कि ये क्या करेगा, एक नए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी टेम्प के लिए रन टाइम पे, और उस टेम्प के अंदर हम किसका एड्रेस स्टोर कर दे रहे हैं, टॉप वाले नोड का एड्रेस स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। टॉप वाले नोड का एड्रेस टॉप पॉइंटर ने होल्ड करा था, तो उसका एड्रेस हमने किस में स्टोर कर दिया, टेम्प में स्टोर कर दिया, ठीक है, टॉप नोड को। और फिर उसके बाद टॉप जो पॉइंटर है उसमें हमने क्या स्टोर कर दिया, टॉप के नेक्स्ट पार्ट को। जो टॉप के नेक्स्ट पार्ट में था, टॉप के नेक्स्ट पार्ट में क्या था, अगले वाले नोड का एड्रेस था, उस एड्रेस को हमने होल्ड कर दिया टेम्प में। इसका मतलब अब टॉप पॉइंट करने लग गया है किसको, नेक्स्ट वाले पॉइंटर को, नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करने लग गया है, ठीक है। और फाइनली हम टेम्प को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो पूरा स्ट्रक्चर को एक बार और मैं सही से यहाँ पर बना देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये था आपका टॉप पॉइंटर, इसके अंदर था एक नोड जिसको ये पॉइंट कर रहा था, और ये नोड कनेक्टेड था सेकंड नोड से, फिर ये सेकंड नोड कनेक्टेड है थर्ड नोड से, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें डेटा है, इसमें भी डेटा है, इसमें भी डेटा है इसका अपना नोड का। इस वाले नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में इसका एड्रेस है 1002, इसका एड्रेस है 1003 और इसका एड्रेस है 1001, और टॉप ने क्या होल्ड कर रखा है, 1001, ठीक है। और इसके अंदर है 1002, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है 1003, ठीक है। और इसके अंदर 1003 के अंदर क्या होगा, नल, नल मतलब कुछ नहीं, क्योंकि किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है आगे, ठीक है भैया। तो इस ढंग से ये एक कंडीशन थी, ठीक है। आपने क्या करा, इसका जो पूरा कंप्लीट एड्रेस था इस वाले नोड का, इसके लिए क्या करा, एक टेम्प वेरिएबल बनाया, टेम्प एक नोड बनाया,
ठीक है, नए मेमोरी एलोकेट करी और उसके अंदर इसका एड्रेस होल्ड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा, इस जो टॉप पॉइंटर था आपका, इस ये टॉप पॉइंटर अभी 1001 को पॉइंट कर रहा था, अब आपने इसको 1002 को पॉइंट कराना है, तो उसके लिए आपने लिखा टॉप के अंदर क्या कर दिया आपने, टॉप जो नोड था उसका नेक्स्ट पार्ट, टॉप का नेक्स्ट पार्ट ये है, टॉप का नेक्स्ट पार्ट मतलब 1002, अब ये 1002 को पॉइंट करेगा, तो 1002 को पॉइंट करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका लिंक इससे हो जाएगा और ये नोड आपका क्या हो गया, खाली हो गया, इसको आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको डिलीट कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस इस ढंग से चल रहा है, पॉप प्रोसेस किसी भी स्टैक में डिलीट करने का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप जो मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो इसको आप कॉपी में अपने नोटबुक में बना के देख सकते हैं, वैल्यूज़ को पुट करके देख सकते हैं, और तो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे वैल्यू कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझाना था कि कैसे आपका स्टैक में डिलीशन होता है लिंक लिस्ट के डायनेमिकली एलोकेटेड स्टैक में, ठीक है। क्वेश्चन बनता है ऐसे, इंसर्शन का क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि नया नोड इंसर्ट करिए, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। हो सकता है आने वाले वीडियोस में मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा इसकी डिटेल बताऊं कि कैसे हम इंसर्शन करते हैं क्यू में और स्टैक में, डायनेमिकली स्टैक में और क्यू में, ठीक है। उसको मैं सही तरीके से आपको और एक्सप्लेन करूँगा। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा कि कैसे ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन जाता है, कभी कभी तो इवेलुएट करने को बोल देता है, कभी कन्वर्ट करने को बोल देता है, ठीक है। तो इवेलुएट द फॉलोइंग पोस्टफिट एक्सप्रेशन आपको पोस्टफिट में दिया हुआ है, इसको इवेलुएट करिए कहता है, बोलता है इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करिए। सबसे पहले स्टैक की मदद से ही कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्टैक में आपका क्या स्टोर होगा, 4, ठीक है। टॉप मोस्ट पोजीशन पर 4 स्टोर होगा। फिर अगला एलिमेंट क्या है, 10, तो स्टैक के टॉप में क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। अगला एलिमेंट क्या है, 5, तो स्टैक के टॉप में क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा, ठीक है। अगला क्या मिल रहा है उसे, फिर प्लस मिल रहा है, तो प्लस जो है इन दोनों में परफॉर्म हो जाएगा, ऊपर के टॉप के 2 एलिमेंट्स में क्या परफॉर्म हो जाएगा, प्लस परफॉर्म हो जाएगा, और आंसर आएगा 15। तो अब स्टैक जो आपका बनेगा वो इस ढंग से होगा, 4 इसमें पहले से था और इसके टॉप मोस्ट पोजीशन पर आ जाएगा 15, तो स्टैक आपका ये बन गया है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। तो स्टैक क्या हो चुका है आपका, ये हो गया है 4 और 15, ठीक है, ये स्टैक बन चुका है। उसके बाद क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई इन दोनों में परफॉर्म हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाएगा, तो डेट मीन्स ये हो जाएगा 60। तो अब स्टैक के अंदर क्या बचा, केवल 60 बचा, ठीक है, 60 रहा। 60 के बाद फिर अगला एलिमेंट क्या है 15, तो 15 इसके टॉप पोजीशन पर आ जाएगा। 15 के बाद अगला एलिमेंट क्या है 3 इसके टॉप पोजीशन पर आ जाएगा। एंड देन फिर उसके बाद क्या आ रहा है, डिवाइड, तो डिवाइड फर्स्ट 2 में डिवीज़न होगा, तो आएगा आंसर आपका 5। तो आपका जो स्टैक रहेगा वो इस ढंग का हो जाएगा, यहाँ 60 है नीचे और टॉप पोजीशन पर रहेगा इसका 5, इन दोनों का आंसर टॉप पोजीशन पर हम पुश कर देंगे, ठीक है, ठीक, समझ में आ रही बात। और लास्ट में फिर इसके बाद माइनस है, और माइनस है तो इन दोनों टॉप एलिमेंट्स पे, टॉप के 2 एलिमेंट्स पे क्या होगा, माइनस परफॉर्म होगा, और माइनस का आंसर आएगा 55, और फाइनली आपका जो स्टैक होगा उसके अंदर क्या रह जाएगा 55। तो इस ढंग से ये आंसर आपका इवेलुएट हो गया। तो इस प्रोसेस के थ्रू इसका आंसर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका क्या उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें, और एग्ज़ाम्स में उनके भी अच्छे मार्क्स आ पाएँ, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।